नमस्कार बच्चों, मैं संजीत एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल संजीत WWTC पे। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग क्लास 9 की पॉलिटी फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 3 लेकर आया हूं और ये इस चैप्टर का आखिरी वीडियो होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग पिछले वीडियोज को देखकर लोकतंत्र से संबंधित बहुत सारी बातों पर हम लोगों ने डिस्कशन किया था और उम्मीद करता हूं कि वो सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। चाहे वो चीन की बात हो, चाहे वो पाकिस्तान में लोकतंत्र की स्थिति या तानाशाह का उदय का बात किया गया हो, या चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की बात हो, या फिर मैक्सिको की बात हो, उसी कड़ी को आज के क्लास में हम लोग आगे लेकर बढ़ेंगे और लोकतंत्र की मूल्यों को और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। लोकतंत्र के समर्थक हमेशा एक व्यक्ति एक मोल और एक वोट के लिए हमेशा संघर्ष करते रहे। और लोकतंत्र में कहा भी जाता है बच्चों कि हर एक नागरिक को एक मत देने का, यानी कि एक वोट देने का अधिकार होता है और सभी के वोटों का एक समान मूल्य आकलन किया जाना चाहिए। क्या वाकई में ऐसा हो पाता है? दुनिया के कई देशों में तो लोकतंत्र के इस विशेषताओं को बखूबी निभाया जा रहा है, परंतु ऐसे भी कई देशों के उदाहरण हैं जहां पर देश के सभी नागरिकों को एक समान रूप से मताधिकार, यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्राप्त नहीं है। उनके साथ आज भी भेदभाव होते रहा है। आज उसी से संबंधित हम लोग कुछ उदाहरण देखेंगे। तो आइए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारा लोकतंत्र की विशेषता के बारे में लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति एक मोल एक वोट, मतलब हर व्यक्ति के वोट का एक वैल्यू होना चाहिए और हर एक नागरिक को एक वोट देने का अधिकार भी होना चाहिए, है ना। लिख रहा है किसी भी व्यक्ति को मतदान के समान अधिकार से वंचित करने के अनेक उदाहरण मिलते हैं। मैंने अभी आप लोगों को समझाया कि दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां पर अभी भी नागरिकों को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से वंचित किया गया है या किया जा रहा है। जैसे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सऊदी अरब की, है ना। सऊदी अरब का आप लोगों ने नाम सुना होगा, लेकिन सऊदी अरब में देखिए क्या स्थिति है कि सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं है। अब आप खुद ब खुद इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि क्या वाकई में यह यहाँ पे जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, क्या वो सच में लोकतंत्र है। लोकतंत्र की परिभाषा के अनुसार तो हर वयस्क नागरिक को एक मत देने का अधिकार है और उसके वोट का भी वैल्यू एक समान हो, चाहे वो किसी जाति, किसी धर्म या उसकी आर्थिक पृष्ठभूमि कैसा भी हो, परंतु उसके वोट का वैल्यू जो है वो एक समान होना चाहिए। लेकिन हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं है, जबकि जो सऊदी अरब में निवास करने वाली जो महिलाएं हैं वो भी तो उस देश की ही नागरिक है, उसका बखूबी उस देश में जन्म हुआ है। जितना पुरुषों का अधिकार है उस देश में, उतना ही तो सऊदी अरब की महिलाओं को भी उस देश में अधिकार होना चाहिए। परंतु सऊदी अरब के जो कानून व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है, वहां पे औरतों को वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं है। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि सऊदी अरब में पूर्ण लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। ऐसी व्यवस्थाएं न केवल सऊदी अरब में है बल्कि दुनिया के अन्य देशों में भी है। आइए कुछ दूसरा उदाहरण देखते हैं एस्टोनिया का। आइए एस्टोनिया का देखिए कहानी क्या है। एस्टोनिया ने अपने यहाँ नागरिकता के नियम कुछ इस तरह बनाए हैं कि रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में मुश्किल होती है। मतलब कि एस्टोनिया में नागरिकता का ऐसा कानून बनाया गया है कि वहां पे जो अल्पसंख्यक के रूप में जो रूसी लोग हैं, जैसे भारत में अल्पसंख्यक के रूप में हम कह सकते हैं कि मुस्लिम है, बौद्ध है, जैन है, पारसी है, जैन है,
ठीक उसी प्रकार से एस्टोनिया में जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं वो कौन है? रूसी है। लेकिन वहां की नागरिकता कानून ऐसी है कि वहां के लोगों को मतदान का अधिकार जो होता है वो सहजता से प्राप्त नहीं हो पाता है। इस आधार पे भी हम कह सकते हैं कि एस्टोनिया में भी पूर्ण लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। फिर अगला उदाहरण आपका बुक में है फिजी में। फिजी से फिजी की चुनाव प्रणाली में वहां के मूल वासियों के वोट का महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिक के वोट से क्या है? ज्यादा है। यानी कि फिजी भी एक देश है और वहां पर बहुत सारे प्रवासी भारतीय भी रहते हैं और उनको वहां की नागरिकता भी बखूबी प्राप्त है, परंतु उनके वोट का अधिक जो वैल्यू है उसका आकलन जो किया जाता है वहां के मूल निवासियों के वोट से कम किया जाता है। सपोज दैट एक फिजी व्यक्ति का वोट का वैल्यू सपोज दैट 5 पॉइंट्स लिया गया है, तो एक भारतीय जो वहां पे रह रहा है और वो भारतीय यदि वहां पे मतदान करता है तो उसके वोट का वैल्यू का आकलन कितना किया जाता है? 1 पॉइंट। जबकि वहां के जो मूल निवासी फिजी हैं उनके वोट का वैल्यू कितना आकलित किया जाता है? 5। ये तो भेदभाव हो गया। जबकि लोकतंत्र की बात में क्या कहा जा रहा है? लोकतंत्र की विशेषता में है कि एक मोल एक वोट, मतलब सभी नागरिकों के वोट का वैल्यू कितना होना चाहिए? एक समान। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि न सऊदी अरब में, न एस्टोनिया में और न ही फिजी में पूर्ण लोकतांत्रिक व्यवस्था है। आइए अब हम लोग यहाँ पे जो पिक्चर आप लोग देख रहे हो बच्चों, ये आपका जिम्बाब्वे का नक्शा है। यहाँ ये जो मानचित्र आप देख रहे हो ये एक छोटा सा देश है जिम्बाब्वे, जो साउथ अफ्रीका से के बहुत ही करीब है ना। तो ये जिम्बाब्वे की कहानी आज हम लोग समझते हैं कि जिस प्रकार भारत ब्रिटिश उपनिवेश रहा है, यानी कि भारत पर जिस प्रकार से अंग्रेजों का शासन रहा था, ठीक उसी प्रकार से इस जिम्बाब्वे पर भी अंग्रेजों का अधिकार था। यानी हम कह सकते हैं कि जिम्बाब्वे भी जो था वो अंग्रेजों का उपनिवेश था। और भारत जिस प्रकार 1947 में अंग्रेजों से आजादी प्राप्त किया, तो जिम्बाब्वे को थोड़ा इंतजार करना पड़ा और जिम्बाब्वे 1980 ईस्वी में अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त हुआ। यानी जिम्बाब्वे को अपनी स्वतंत्रता जो है वो कब मिली? 1980 ईस्वी में। जिस प्रकार से भारत में आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की थी, ठीक इसी प्रकार से जिम्बाब्वे में आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का कार्य वहां की प्रमुख राजनीतिक दल जानू पीएफ पार्टी, ये एक पार्टी का नाम है, आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे होंगे, जानू पीएफ दल, यानी इंग्लिश में कहें तो जानू पीएफ पार्टी। इस जानू पीएफ पार्टी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई अंग्रेजों से अपने आप को आजाद कराने में। और इस दल के जो सबसे बड़े नेता थे वो थे रॉबर्ट मुगाबे। निसंदेह मैं कह सकता हूं कि रॉबर्ट मुगाबे जो थे वो अभूतपूर्व कार्य किया अपने देश की आजादी को प्राप्त करने के लिए। और जिम्बाब्वे में वो सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता के रूप में भी चर्चित थे। यानी जिम्बाब्वे के बहुत ही लोकप्रिय नेता थे रॉबर्ट मुगाबे। लेकिन ये कोई बात नहीं हो जाती है कि यदि कोई व्यक्ति लोकप्रिय है तो वो ईमानदार हो। ये कोई आवश्यक नहीं है कि यदि कोई व्यक्ति लोकप्रिय है तो वो कोई गलत कार्य नहीं कर सकता है। इससे ही जुड़ा हुआ हम लोग आज का हमारा ये टॉपिक है जिम्बाब्वे से रिलेटेड, कि स्वतंत्रता के समय से जिम्बाब्वे पर जानू पीएफ दल का राज है। मतलब जब 1980 ईस्वी में जिम्बाब्वे आजाद होता है, उस समय से जिम्बाब्वे की शासन व्यवस्था किसके हाथों में रहती है? तो जानू पीएफ पार्टी के हाथों में रहते हैं और रॉबर्ट मुगाबे वहां के नेता रहते हैं, यानी कि राष्ट्रपति के रूप में वो चुने जाते हैं, निर्वाचित होते हैं। आप यहाँ पॉइंट पे देख सकते हो, इसके नेता रॉबर्ट मुगाबे आजादी के बाद से ही शासन कर रहे हैं। राष्ट्रपति मुगाबे कम लोकप्रिय नहीं है, पर वे चुनाव में गलत तरीके भी अपनाते हैं।
यानी कि 1980 ईस्वी में आजादी के बाद से रॉबर्ट मुगाबे जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत हैं। परंतु लोकप्रिय होने के बावजूद भी जब चुनाव का वक्त आता है और वहां चुनाव जो होता है वो नियमित रूप से भी होते हैं, परंतु चुनाव में रॉबर्ट मुगाबे और उनकी पार्टी जानु पीएफ दल जो है वो काफी धांधली करती है, यानी अवैध तरीके अपनाती है चुनाव को जीतने के लिए। वहां पर विरोधियों को जानबूझकर, यानी जो विपक्षी दल होते हैं उनके कार्यकर्ताओं को जानबूझकर परेशान किया जाता है। यदि विपक्षी दल का कोई सभा होती है तो उन सभाओं में जानबूझकर गड़बड़ी कराई जाती है। तो ये तो लोकतंत्र की परिभाषा के विपरीत हुई। लोकतंत्र में हर एक राजनीतिक दल को अपना प्रचार प्रसार करने का, जनता को आकर्षित करने का स्वतंत्रता होनी चाहिए, परंतु रॉबर्ट मुगाबे अपने विपक्षी दलों को एक समान अवसर चुनाव में प्रदान ही नहीं करते हैं और चुनाव में धांधली करते हैं, चुनाव में अवैध तरीकों का उपयोग करते हैं, विपक्षी दलों की सभाओं को भंग करवा देते हैं, उसमें उपद्रव मचवा देते हैं, कहीं बम फेंकवा दिए, कहीं तोड़फोड़ करवा दिए। इस प्रकार से विपक्षी दलों को एक समान अवसर वो देते ही नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि रॉबर्ट मुगाबे के द्वारा ये जो कार्य किए जा रहे थे क्या वो वाकई में लोकतंत्र के अनुरूप है? कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि लोकतंत्र में एक समान अवसर की वकालत की जाती है, असमानता की बात नहीं की जाती है। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, उसे स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अधिकार होता है, परंतु जिम्बाब्वे में जानु पीएफ दल के राज में, रॉबर्ट मुगाबे के राज में मीडिया के ऊपर तमाम तरह के प्रतिबंध लगाकर रखे गए हैं। वो उसी चीजों को, वैसे ही न्यूज को प्रसारित कर सकता है जिन न्यूज को जानु पीएफ दल की सहमति प्राप्त होती है। यानी उसमें ज्यादातर जो न्यूज टेलीकास्ट किए जाते हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया की बात हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात हो, इन सभी चीजों में ज्यादातर जो न्यूज पब्लिश होते हैं वो जानु पीएफ दल के ही न्यूज को पब्लिश किया जाता है। विपक्षी दलों के न्यूज को जनता तक पहुंचने ही नहीं दिया जाता है। तो क्या आपको लगता है कि जानु पीएफ दल का कार्य जो है वो लोकतंत्र की परिभाषा के अनुरूप है? कदापि नहीं है। अखबार स्वतंत्र है, वही यहाँ पे लिखा है, पर सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों को परेशान किया जाता है। आप भारत के परिप्रेक्ष्य में देखिए, कई बार मीडिया के द्वारा सरकार की गलत नीतियों की भी आलोचना की जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ पूर्ण लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू है और लोकतंत्र की जो चौथा स्तंभ मीडिया को माना जाता है उसे स्वतंत्र रखा गया है, उसे खुलकर कार्य करने की आजादी दी गई है। परंतु जिम्बाब्वे में ऐसी व्यवस्था नहीं है और वहां के राजनीतिक दल जानु पीएफ दल के द्वारा यदि भी किसी भी मीडिया के द्वारा, किसी पत्रकार के द्वारा यदि सरकार की आलोचना कर दी गई तो वैसे पत्रकारों को जानबूझकर परेशान की जाती है, उनकी हत्याएं करा दी जाती है, उन पर मुकदमा कर दिया जाता है। तो फिर ये कैसी स्वतंत्रता? मीडिया की स्वतंत्रता तो कदापि नहीं है यहाँ पे। तो हम कह सकते हैं कि जिम्बाब्वे में जो शासन व्यवस्था जानु पीएफ दल के द्वारा चलाई जा रही है वो लोकतांत्रिक नहीं है। सरकार ने कुछ ऐसे अदालती फैसलों की परवाह नहीं की जो उसके खिलाफ जाते थे, उसने जजों के ऊपर भी दबाव डाला। हमारे यहाँ जुडिशियरी को, लोकतंत्र में न्यायपालिका को भी स्वतंत्र रखा गया है। हालांकि न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका के द्वारा जरूर होती है। हमारे यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट के जज को, हाई कोर्ट के जजों को नियुक्त हमारे राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जाता है, परंतु एक बार पदभार ग्रहण हो जाने के बाद हमारे जो यहाँ के जज हैं वो बिल्कुल निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। यानी कि हमारे यहाँ जो अदालत है वो बिल्कुल स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से कार्य करती है, परंतु जिम्बाब्वे में ऐसी व्यवस्था नहीं है। यानी जिम्बाब्वे की जो सरकार है, रॉबर्ट मुगाबे की जो सरकार है, वो वहां के अदालत के द्वारा, शीर्ष अदालत के द्वारा दिए गए फैसलों को भी पलट देती है और जजेज
के ऊपर भी इस प्रकार से प्रेशर बिल्ड किया जाता है कि आप जो फैसला दो हमारे अकॉर्डिंग दीजिए। तो ये तो न्यायपालिका की भी स्वतंत्रता नहीं रह गई। इस प्रकार हम कह सकते हैं बच्चों कि सरकार लोकतांत्रिक नहीं है, क्योंकि यहाँ ना ही नागरिक के बुनियादी अधिकार है और ना ही विपक्षी दलों को अधिकार है और ना ही वहां की मीडिया और न्यायपालिका स्वतंत्र है। आइए अब हम लोग एक विवेचनात्मक तुलना करते हैं, लोकतंत्र के खिलाफ क्या तर्क दिया जाता है और लोकतंत्र के पक्ष में क्या तर्क दिया जाता है। बच्चों, कोई भी चीज यदि होता है तो उसके कुछ मेरिट्स भी होते हैं और उसके कुछ डिमेरिट्स भी होते हैं। हर सिक्के का दो पहलू होते हैं। तो जाहिर सी बात है, जिस डेमोक्रेसी की हम बात कर रहे हैं, जिस लोकतंत्र की हम बात कर रहे हैं, तो वाकई में निसंदेह इसमें जरूर कुछ गुण होंगे तो इसमें कुछ अवगुण भी होंगे। आज हम लोग सबसे पहले इसके अवगुणों के बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम इसके गुणों से अवगत होंगे। तो देखिए, लोकतंत्र के खिलाफ क्या क्या तर्क दिए जाते हैं, आप इस पिक्चर के माध्यम से समझ सकते हो। मैं बड़ा ही कार्टून के माध्यम से समझाने को कोशिश किया हूं कि जब चुनाव का वक्त आता है तो नेताजी एक आम मजदूर के बीच भी जाकर किस प्रकार से हाथ जोड़कर उसका अभिवादन करते हैं और अपने पक्ष में मतदान करने की अपील करते हैं। चुनाव जब चल रहा हो तो उनकी स्थिति जो है वो और भी दयनीय नेताओं की हो जाती है। आप यहाँ देख सकते हो कि नेताजी खड़े हैं और यहाँ पर किस प्रकार से झुककर प्रणाम कर रहे हैं एक आम जनता को, देश के नागरिक को। चुनाव के दिन तो वो साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं, दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, जनता ही उनकी जनार्दन है, जनता ही उनकी भगवान है। लेकिन चुनाव की अगली सुबह यानी कि एक बार जब नेताजी जीत गए तो उसी जनता को लात मार के भगा रहे हैं। मतलब वही जनता उस नेताजी के लिए अब वो कुछ मायने नहीं रखता है। तो वाकई में ऐसा आप भी देखते होंगे कि जब चुनाव का वक्त आता होगा तो जो आपके क्षेत्र के विधायक होंगे, सांसद होंगे, गली गली द्वार हर दरवाजे पे वे जनता के बीच पहुंचते हैं और चुनाव जीत जाने के बाद जब आपको उनकी जरूरत पड़ती है, आपको उनसे कोई काम करवाना पड़ता होगा, तो हो सकता है कि आपको कई बार उनके घर से खाली हाथ लौटना पड़ता होगा। जब चुनाव के वक्त वो आपके दरवाजे पे आते होंगे तो इस प्रकार से आप किसी के साथ व्यवहार करते होंगे जैसे आपका कोई सखा, कोई मित्र आया हो। परंतु जब आप चुनाव के वक्त, चुनाव के पश्चात उनसे मिलने अपने कार्य के लिए जाते होंगे तो वही नेताजी आपसे हो सकता है कि आपको पहचानने से भी इनकार कर देते होंगे, है ना। आइए अब बुक के अकॉर्डिंग कुछ देखते हैं कि लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं जिससे अस्थिरता की स्थिति जो होती है वो पैदा हो जाती है। सही बात है, हो सकता है कि लोकतंत्र में नेता कभी भी परमानेंट नहीं होता है। नेताओं का जो भी चुनाव होता है वो 5 सालों के लिए होता है। इस बार के जो विधायक होंगे आपके कोई गारंटी नहीं है कि अगली बार वही आपके विधायक होंगे। इस बार जिस पार्टी की सरकार है अगली बार भी उसी पार्टी की सरकार बने, इसकी कोई गारंटी नहीं हो। तो इससे अस्थिरता की स्थिति बनी हुई रहती है। इससे विकास से जुड़े हुए कार्य जो है ना वो प्रभावित होते हैं। सपोज दैट कि 2019 के अंत तक झारखंड की मैं बात करूं तो रघुवर दास की सरकार थी और उनके द्वारा बहुत सारे हो सकता है कि विकास से जुड़े हुए कई कार्य चल रहे होंगे। लेकिन 2019 के अंत के में झारखंड में जेएमएम की सरकार बन गई और यदि उस सरकार को लगे कि रघुवर दास की सरकार के द्वारा जो कार्य चलाए जा रहे थे अब मैं उसको कार्य को आगे ना बढ़ाऊं, उस योजना को मैं आगे ना बढ़ाऊं, तो अब वो योजना जो है वो क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। यानी जो फंड उसको मिलना चाहिए वो फंड क्या हो जाएगा, अब वो बंद हो जाएगा। तो इससे अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न होती है। नंबर 2 पॉइंट कह रहा है लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है, यहाँ नैतिकता की कोई जगह नहीं होती है। सही बात है, किसी भी राजनीतिक दल के लिए
चुनाव में सिर्फ एक उद्देश्य होता है कि चुनाव को जीतना, और हर राजनीतिक दल जो होता है वो अपनी सीट को जीतने के लिए, अपनी पार्टी की जीत को सुनिश्चित करने के लिए हर वो तरीके अपनाते हैं जिससे वो चुनाव जीते, चाहे वो तरीका वैध हो चाहे वो तरीका अवैध हो। कई बार आप लोग चुनाव में के वक्त ऐसा सुने होंगे कि किसी राजनीतिक दल के द्वारा लोगों के बीच, जनता के बीच में शराब बांटा जा रहा है, तो पैसों का वितरण किया जा रहा है, तो कहीं मुर्गा की पार्टी चल रही है, कहीं बकरे की पार्टी चल रही है, या अन्य तरह की चीजों को देकर जनता को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो क्या ये वैध तरीका हुआ? नहीं। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई है और सत्ता का खेल है, यहाँ नैतिकता की कोई जगह नहीं होती है। यह बिल्कुल सत्य है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि हर फैसले में देरी होती है। आइए मैं आपको समझाऊं कि यदि सरकार कभी भी किसी भी राजनीतिक दल की हो, यदि वह कोई भी कार्य करती है, यदि मैं राज्य की बात करूं तो सरकार को भी किसी भी प्रकार को कार्य को शुरू करने के लिए, किसी भी योजना को शुरू करने के लिए हो सकता है कि उसे विधानसभा में बहस करनी पड़े, उसे अपने कैबिनेट से पास करना पड़े, और इन चीजों को करना कोई आसान काम नहीं होता है। ठीक इसी प्रकार से यदि केंद्र सरकार कोई कानून बनाती है तो उसे लोकसभा में 2/3 बहुमत से पास कराना पड़ता है, फिर राज्यसभा में 2/3 बहुमत से पास होता है, अंत में जब राष्ट्रपति की मुहर लगती है तब जाके वह कानून बन पाता है। यानी कि लोकतंत्र में कोई भी फैसले यदि होती है तो उसमें काफी लंबा समय लग जाता है, यानी जब वो चीज होना चाहिए तो वो उस समय पर नहीं हो पाता है। तो हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र की यह भी एक खामियां है। अगला पॉइंट कह रहा है कि चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों का पता ही नहीं होता है, इसके चलते खराब फैसले होते हैं। बिल्कुल सही है। मैं इसका एक सरल उदाहरण आप लोगों को देता हूं। आपके जो जनप्रतिनिधि होते हैं, सामान्यतः वो आपके अपने निर्वाचित क्षेत्र का भ्रमण जो होता है, विजिट जो होता है, वो रेगुलरली नहीं करते हैं। इस वजह से उनको पता ही नहीं होता है कि उनके किस क्षेत्र में किस चीज की आवश्यकता है। उदाहरण की बात करूं कि सपोज दैट आपके क्षेत्र में, आपके गली में सड़क की आवश्यकता है, परंतु आपके क्षेत्र में तालाब का फंड रिलीज कर दिया गया। हो सकता है कि आपके गांव में अस्पताल की आवश्यकता है, परंतु वहां पर नाली की व्यवस्था की फंड आ गया। यानी जिस चीज की फंड चाहिए था उस चीज का फंड नहीं आया। क्यों ऐसा हो पाता है? क्योंकि राजनेता जो होते हैं वो अपने क्षेत्रों में लगातार भ्रमण नहीं करते हैं, जनता से जुड़े नहीं होते हैं। चुनाव के वक्त वो जनता के बीच जरूर जाते हैं और चुनाव के बाद की स्थिति यही हो जाती है कि वे जनता से दूर हो जाते हैं, जिस प्रकार से इस कार्टून में दिखाया गया है। तो ये लोकतंत्र की बच्चों क्या है सबसे बड़ी खामियां है कि जनता को जिस चीज की आवश्यकता होती है वो समय पर मिल नहीं पाती है, और जिस चीज की आवश्यकता नहीं होती है वो चीज उनसे जबरन थोप दिया जाता है। इसका उदाहरण आप आज की परिस्थिति से समझ सकते हैं कि देश के किसानों को शायद कृषि बिल में संशोधन की आवश्यकता नहीं थी, परंतु सरकार के द्वारा जबरन कृषि बिल में संशोधन कर दिया गया केंद्र सरकार के द्वारा, और उसका परिणाम आप देख रहे हैं कि दिल्ली में लगातार किसानों के द्वारा लंबे समय से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जबकि देश में कई ऐसे मुद्दे हैं, देश में कई ऐसे कार्य हैं जिसको करना नितांत अभी आवश्यक है, परंतु सरकार उन चीजों पर ध्यान नहीं दे पाई और कृषि बिल की ओर वो अग्रसर हो गई। यह लोकतंत्र की बच्चों सबसे बड़ी खामियां हैं। लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है, इसलिए इसमें भ्रष्टाचार होता है। बिल्कुल सही है। चुनाव आयोग के द्वारा हर चुनाव के लिए एक निश्चित रकम तय की गई है कि इससे ज्यादा आप रकम को खर्च नहीं कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई जो होती है वो कहीं इससे दूर होती है। यानी एक एक चुनाव में राजनेता जो होते हैं, आज के मुखिया का चुनाव में एक एक व्यक्ति जो होता है, जो मुखिया का चुनाव लड़ता है, वो लाखों रुपया खर्च करता है।
एक विधायक के चुनाव में लोग जो होते हैं, नेता जो होते हैं, वो करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, लीगली नहीं, इलीगली। तो ये पैसा किसका है? ये पैसा तो हम आम जनता का ही ना पैसा होता है। और यदि कोई व्यक्ति लाखों रुपया लगाकर मुखिया का चुनाव जीत रहा है, तो वो उस पैसे की भरपाई कहां से करेगी? अगले 5 साल के अपने कार्यकाल में ही वो पूरा करेगा। यानी कहीं ना कहीं वो जनता से ही उस पैसे की वसूली करेगी। तो इससे क्या होगा? भ्रष्टाचार का बढ़ावा मिलेगा। आप लोग आए दिन सुनते होंगे कि कहीं पर पुल कब बना, और पुल उद्घाटन होने के पूर्व ही वो टूट गया। सड़क बनी, बरसात आया और वो सड़क समाप्त हो गया, सड़क गड्ढे में तब्दील हो गया। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इस वजह से हो रहा है क्योंकि भ्रष्टाचार जो है वो अपनी चरम सीमा पर है। यानी लोकतंत्र में भ्रष्टाचार को जो है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलता है। अगला तर्क दिया जाता है कि सामान्य लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनके लिए क्या चीज अच्छी है और क्या चीज बुरी, इसलिए उन्हें किसी चीज का फैसला नहीं करनी चाहिए। ये बात भी बिल्कुल सत्य है। आइए अब हम लोग समझते हैं कि लोकतंत्र के पक्ष में क्या क्या तर्क दिया जाता है। आप इस कार्टून के माध्यम से भी समझ सकते हो कि लोकतंत्र में एक आम जनता की वैल्यू जो है वो क्या होती है। क्योंकि नेताजी जो है ना वो एक गाना गा रहे हैं, तुझ में रब दिखता है सजदे सिर झुकता है। मतलब जनता ही जो है वो एक नेता के लिए क्या है? रब है, यानी भगवान है, ईश्वर है और खुदा है। कब तक के लिए बच्चों? चुनाव के वक्त तक के लिए। यानी कुछ पल के लिए ही सही, लेकिन जनता जो होती है वो राजनेताओं के लिए ईश्वर से कम, रब से कम नहीं होता है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। लोकतांत्रिक सरकार एक बेहतर सरकार है क्योंकि यह अधिक जवाबदेह सरकार है। बिल्कुल, हम लोग पिछले क्लासेस में पढ़े थे, राजतंत्र पढ़े हैं। चाहे मैं फ्रांसीसी क्रांति 9 क्लास की इतिहास की मैं बात करूं, तो कई राजतंत्र और पॉलिटी में तानाशाह शासकों की भी हम लोगों ने बात किया। चाहे वो सद्दाम हुसैन की बात हो, चाहे वो राजतंत्र लुई 16 की बात हो, या हमारे देश में भी विभिन्न राजवंशों की कहानियां हम लोगों ने पिछले वर्ष पढ़ चुके हैं। तो उन शासकों की शासन व्यवस्था में क्या थी कि वो जवाबदेह नहीं होती थी। वो उन्हीं कामों को करते थे जो उनकी इच्छा होती थी। लेकिन लोकतंत्र में सरकार जो होती है वो जवाबदेह होती है। उसको अपने हर एक फैसले के लिए जनता को जवाब देना होता है। यदि सरकार कोई गलत कार्य करती है, गलत नीति बनाती है, तो जनता को यह पूर्ण अधिकार होता है कि वह सरकार की गलत नीतियों का भरसक क्या कर सके? विरोध कर सके। और ये जो लोकतंत्र की सबसे बड़ा हथियार है, लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता है। आए दिन आप लोग देखते होंगे कि विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा जो विपक्ष की भूमिका निभा रही हो, या आम जनता के द्वारा भी पेट्रोलियम की कीमत बढ़ने पर, पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने पर, या सरसों तेल की कीमत बढ़ने पर, या दाल की कीमत बढ़ने पर, या आम साग सब्जी की कीमत बढ़ने पर सरकार के खिलाफ नारे लगाए जाते हैं, सरकार का पुतला दहन किया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोकतंत्र में सरकार जो होती है वो जवाबदेह होती है। जनता को यह अधिकार होता है कि वह सरकार की नीतियों का क्या कर सके? यदि वो गलत कार्य कर रही है तो उसका भरसक विरोध कर सके। लोकतंत्र निर्णय लेने की गुणवत्ता में सुधार करता है। पिछले पार्ट में हम लोगों ने लोकतंत्र के खिलाफ तर्क में देखा था कि इसमें फैसले बहुत देरी से होती है। ये बात सच है। मैंने बताया कि यदि केंद्र सरकार कोई कानून बना रही है तो लोकसभा राज्यसभा दोनों में 2/3 बहुमत से पास करवाना होता है, पारित करवाना होता है। लेकिन ये सही है? हो सकता है कि एक व्यक्ति यदि डिसीजन ले तो वो सारे फैसले जो है वो सही हर समय नहीं ले सकता है। लेकिन यदि फैसलों को विभिन्न लोगों के बीच में डिस्कशन करके लिया जाए तो गलती होने की जो संभावना होती है वो घट जाती है। आप सोचिए, अपने परिवार में यदि आपके सारे फैसले केवल पिताजी ही करने लग जाएं, तो हो सकता है कि कभी कभी आपके पिताजी के द्वारा लिए गया कोई फैसला भी गलत हो सकता है, बाद में उस पर अफसोस जताना पड़ सकता है।
परंतु यदि आपके पिताजी कोई कार्य करने जा रहे हैं, कोई फैसला लेने जा रहे हैं और उसका अपने परिवार के सदस्यों के साथ डिस्कशन करने के पश्चात उसको लेते हैं, तो उसमें गलती होने की संभावना जो होती है वो बहुत कम रह जाती है। इसीलिए यहाँ लिखा गया है कि लोकतंत्र निर्णय लेने की गुणवत्ता में सुधार करता है। मतभेद और संघर्ष निपटाने के लिए लोकतंत्र एक तरीका प्रदान करता है। देखिए, भारत की स्थिति से आप समझिए कि भारत एक विविधताओं वाला देश है। यहाँ विभिन्न जाति, धर्म, भाषा और समुदाय के लोग रहते हैं, परंतु यहाँ पर लोगों के बीच में आज भी एकता बनी हुई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोकतंत्र है। और लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें टकराव और संघर्ष को निपटाने का वाकई में एक तरीका दिया गया है। किसी के साथ भी अन्याय नहीं हो सकता है। सबको एक समान रूप से, संवैधानिक रूप से एक समान रूप से उसे अपनी कसौटी में नापा गया है। लोकतंत्र नागरिकों की गरिमा को बढ़ाता है। तो ये देखिए ना भैया कि आपके जो नेताजी हैं, आज मैं आपकी बात करूं प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, भले ही देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वो भी काशी लोकसभा क्षेत्र से चुन कर गए हैं। और जब वो चुन कर गए हैं तो वो भी ठीक इसी प्रकार से जनता के बीच में गए होंगे और जनता से अपने पक्ष में मतदान करने का रिक्वेस्ट किए होंगे, तब जाके उनको वोट मिला होगा। आप सोचिए कितनी गर्व की बात है कि जब देश का कल तक का वह व्यक्ति जो कल देश का प्रधानमंत्री था, आज वो आपके पास हाथ जोड़कर विनती कर रहा है कि आप मुझे मतदान कीजिए। तो वाकई में क्या आपके लिए गर्व की विषय है या नहीं है? कल तक आपके विधायक, आपके सांसद जो आपसे दूर थे, और जब वो चुनाव का वक्त आता है तो आपके बीच होते हैं, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आपसे प्रणाम करके आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि आप मुझे मतदान कीजिए। तो इससे क्या वाकई में क्या जनता का जो वैल्यू है वो बढ़ता है या नहीं बढ़ता है? बिल्कुल बढ़ता है। लोकतंत्र हमें अपनी गलतियों को ठीक करने की अनुमति देता है। सही बात है। हो सकता है कि सपोज दैट आपके क्षेत्र के कोई आज विधायक हैं, लेकिन उन्होंने अपने सत्ता के कार्यकाल में, अपने 5 साल के कार्यकाल में, हो सकता है उन्होंने जनता के बीच में बेहतर कार्य नहीं किया, और अगले चुनाव में वो जनता के बीच जब गए तो जनता ने उन्हें नकार दिया, यानी जनता ने उनके पक्ष में मतदान नहीं किया और वो चुनाव हार गए। तो इससे उनकी राजनीतिक करियर जो है वो समाप्त नहीं हो गई। हो सकता है कि वो वे अपनी गलतियों को सुधारे और अगले 5 सालों तक वो जनता से जमीनी स्तर पर जुड़े रहें और जनता के लिए, जनता की भलाई के लिए अगले 5 सालों तक दमखम लगा के काम करेंगे। तो अगली बार आप पुनः उनको मतदान करके फिर से उन्हें विधायक या सांसद के रूप में चुन सकते हैं। तो ऐसे में क्या हुआ कि लोकतंत्र जो है लोगों को अपनी गलती को सुधारने का अवसर भी देता है। ठीक इसी प्रकार से यदि आप इस बार किसी गलत व्यक्ति को चुन लिया, आपको एहसास हो गया कि नहीं यार, मैंने जिस व्यक्ति को चुना हूं वो सही नहीं है, तो आपको ऐसा अफसोस करने की कोई आवश्यकता लंबे समय तक की नहीं है। अगले 5 वर्षों के बाद आपको पुनः अवसर मिलेगा और आप उस गलत व्यक्ति को पद से हटाकर एक सही व्यक्ति का चयन करने का आपको अधिकार मिलेगा। तो हुआ ना कि लोकतंत्र जो है आपको अपनी गलती को सुधारने का अवसर देता है, यानी लोकतंत्र नेताओं को भी अपनी गलती को सुधारने का अवसर देता है और जनता को भी अपनी गलती को सुधारने का अवसर देता है। तो बच्चों, आज का ये जो टॉपिक है यहीं पे समाप्त हुआ। इसी के साथ ही यह चैप्टर का भी एंड होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस क्लास को बड़े मजे तरीके से समझे होंगे, और यदि वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बच्चों गुड बाय।